नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में जीव विज्ञान में अध्याय 1 जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। ये इसकी वीडियो का भाग 1 है और कक्षा 11 की ये पहली वीडियो है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं, हमने जो 9th और 10th में बायोलॉजी का बेस पढ़ा था उसको हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा जान लेते हैं, पुनर्ज्ञान उसका कर लेते हैं। तो सबसे पहले जीव विज्ञान जो शब्द है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी, जिसका अर्थ है बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन या लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है पढ़ना या स्टडी। अर्थात वह विज्ञान जिसमें जीवधारियों के विषय में या जीवन के विषय में पढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी या जीव विज्ञान। जीवन के विषय में पढ़ना, ऐसे जीवधारी ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, जो सजीव हैं, चाहे तो वो पेड़ पौधे हैं, एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय हैं, तो उन सभी को क्या कहते हैं या उन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक या फादर हैं अरस्तु, और जीव विज्ञान विषय की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान जिसको कहते हैं जूलॉजी, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। जीव विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक या जीव विज्ञान के फादर का नाम है अरस्तु, इनको एरिस्टोटल भी कहा जाता है, और जंतु विज्ञान के जनक जो हैं इनको भी अरस्तु ही हैं। जंतु विज्ञान के जनक, जूलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन या जीवधारी को अध्ययन करते हैं, उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ये दो भागों में डिवाइड हो गई, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जिस शाखा में जंतुओं का अध्ययन करेंगे वो जंतु विज्ञान, और जिसमें पौधों का, वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे वो वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक होते हैं थियोफ्रेस्टस। इसके अलावा हमने पढ़ा था कोशिका, इसके अलावा हमने एक शब्द और पढ़ा था 9th क्लास में, कोशिका। तो जीवधारियों की सबसे सूक्ष्मतम सरलतम इकाई कोशिका है। जैसे कोई मकान बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, तो वो ईंटों से मिलाकर बनाई जाती है, तो उसी प्रकार से बॉडी जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। ये भी दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। आप 11th में इसको दोबारा से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा अध्ययन हमने किया। इसके बाद ये आपका जो पहला अध्याय है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग से समझ में आता है, लिविंग का मतलब होता है जीवित, यानी ऐसे जीव जो जीवित होते हैं, उनके बारे में हम इनका अध्ययन करेंगे। टैक्सोनॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे, वर्गीकरण क्या है, सिस्टेमैटिक्स वर्गीकरण विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, और बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति के विषय में अध्ययन करेंगे। इतना हम इसमें इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लिविंग। सजीव क्या है? सजीव ऐसे जीव जंतु जो सांस लेते हैं, जो लोकोमोशन करते हैं, प्रजनन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सजीवों के लक्षण होते हैं। यानी कोई वस्तु या कोई जीव जब उसकी मृत्यु होती है तो वो जीवों की श्रेणी में आता है। कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई टेबल है, यदि आपको संभाल कर रखते हैं आप उसको, तो वो हज़ारों वर्षों तक चल सकती है। लेकिन जीव ऐसा प्राणी होता है, चाहे पौधा हो या जंतु हो, जिसकी एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। यूनिसेलुलर जीव अमीबा को
छोड़कर। अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती क्योंकि उसमें द्विविभाजन पाया जाता है। तो लिविंग, सबसे पहले लिविंग की क्या पहचान है, वो रेस्पायरेशन यानी श्वसन करते हैं। रेस्पायरेशन करते हैं। श्वसन करेंगे जिससे बहुत सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है, और उन एनर्जी के फलस्वरूप वो अपनी दैनिक क्रियाओं को करते हैं। पाचन करते हैं, जो भी कुछ खाते हैं उसका क्या करेंगे, पाचन करेंगे। जो भी भोजन ग्रहण करेंगे उसका पाचन करेंगे, ये भी सजीव की पहचान है। प्रजनन करते हैं, प्रजनन अर्थात अपनी ही जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं। अपनी संख्या को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए वो प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा उनमें एक मुख्य लक्षण होता है रेस्पॉन्स, यानी प्रतिक्रिया करना। जैसे कि मनुष्य है, यदि आपका किसी पिन पर हाथ लग जाए या किसी गर्म वस्तु पर हाथ लग जाए तो आप उसको तुरंत हटा लेते हैं, यानी रेस्पॉन्स देते हैं। कोई भी जीव होगा जो जीवित होगा वो रेस्पॉन्स अवश्य देगा। सांप होगा, किसी को देख लेगा तो डर के भाग जाएगा, ये भागेगा। चूहा होगा वो भाग जाएगा। मनुष्य पर जब विपरीत परिस्थिति आती हैं तो वो भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया देता है। अर्थात जो भी जीवित होते हैं, यदि कोई जीवित कोशिका है तो वो रेस्पॉन्स अवश्य देगा। इसके अलावा एक दिन इनकी डेथ भी हो जाती है, यानी मृत्यु। प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इसके अलावा हम बाद में पढ़ेंगे इसमें टैक्सोनॉमी। रॉबर्ट मे ने बताया कि 87 लाख जीव जंतुओं की जातियां इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं। यदि 87 लाख जीव जंतुओं की जातियों को हम याद करें तो मैं समझता हूँ 1000 जीव जंतुओं की जातियाँ के बारे में भी हमें याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसका वर्गीकरण बताया कि इनको वर्गीकरण करके, जैसे मैंने बताया कि वर्गीकरण विज्ञान हम पढ़ेंगे, तो इनका वर्गीकरण करने के बाद इनको याद किया जा सकता है कि किसमें कैसे लक्षण पाए जाते हैं। जैसे जब टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचान करेंगे जीव की कि ये किस प्रकार का जीव है। उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी कि नाम देंगे। अगर नाम नहीं है तो देंगे, है तो कोई बात नहीं, उसको पढ़ेंगे क्योंकि नाम पहले से ही हमारी बुक्स में दिए हुए हैं। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। कैरोलस लिनियस ने, एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, इन्होंने सबसे पहले शब्द दिया सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने अपनी किताब लिखी सिस्टमा नेचर, और सिस्टमा नेचर के बारे में बताया। सिस्टमा नेचर में बताया कि जीवों का किस तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी पहचान कर सकते हैं, उनकी रैंकिंग बताई कि किस प्रकार के जीव हैं। जैसे मैंने बताया कि टैक्सोनॉमी में क्या करेंगे, पहले पहचान करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करेंगे कि किस प्रकार का जीव है। तो इन्होंने ये 2 प्रकार में, सिस्टमा नेचर में 2 प्रकार से इन्होंने बताया। एक तो टैक्सोनॉमी यानी क्रमबद्धता दिखाई, और एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी विकास के संबंध में उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। तो विकास के संबंध में किस तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं बताता हूँ। जैसे ह्यूमन है, सबसे पहले ये देखेंगे, मान लीजिए ह्यूमन है और फिश है और मछली है, तो ये देखेंगे ह्यूमन के करीब इनमें से कौन सा है या किन में ज़्यादा समानताएँ हैं। ह्यूमन यानी मानव, और मानव, मछली और बंदर, इनमें से किस में ज़्यादा समानताएं हैं। किस प्रकार से देखेंगे, देखो हमने यहाँ पर लिख लिया ह्यूमन। अब ह्यूमन में क्या करेंगे, ह्यूमन में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी ह्यूमन में पाई जाती है। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम रीढ़ की हड्डी। ह्यूमन के शरीर पर बाल होते हैं, हेयर ऑफ स्किन। और ह्यूमन एक मैमल्स है, यानी स्तन ग्रंथि ह्यूमन के अंदर पाई जाती हैं।
तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर मेमरी ग्लैंड लिख लेंगे। अब अलग लिखेंगे मछली या फिश, और एक साइड लिख लेंगे मंकी। हमें ये देखना है कि ह्यूमन के, मनुष्य के सबसे ज़्यादा करीब कौन है, मछली है या मंकी है, मतलब दोनों में समानता है, किस में ज़्यादा है, उस हिसाब से इनका वर्गीकरण किया जाएगा। जैसे कि रीढ़ की हड्डी सबसे पहले देखेंगे, रीढ़ की हड्डी मछली में पाई जाती है, कॉर्डेटा में है ही, और मंकी भी कॉर्डेटा में है, यानी वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हेयर मछली में नहीं है और मंकी में हेयर पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथि मछली में नहीं पाई जाती जबकि मंकी में पाई जाती हैं, यानी बच्चे देते हैं और उनको दूध भी पिलाते हैं। ये स्तन ग्रंथियों का मतलब हो गया। तो हमने देखा रीढ़ की हड्डी फिश में पाई जाती है, मंकी में भी पाई जाती है। बाल, हेयर ऑफ स्किन फिश में नहीं पाए जाते, मंकी में पाए जाते हैं और मनुष्य में भी पाए जाते हैं। और मेमरी ग्लैंड्स फिश में नहीं पाई जाती, मंकी में पाई जाती हैं और मनुष्य में भी पाई जाती हैं, यानी मंकी और मनुष्य दोनों में समानताएं हैं और मछली का अलग वर्ग एवीज में बना दिया गया है। इस तरीके से हम इनमें समानताएं करके इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी क्रमबद्धता के अंतर्गत रैंकिंग के आधार पर करते हैं इसको याद रखते हैं कैप्कोफैक्स नाम से। कैप्कोफैक्स इसकी रैंकिंग है, किंगडम यानी सबसे बड़ा हो गया ये। उसके बाद इससे छोटा जो होगा फाइलम होगा, कॉर्डेटा। उसके बाद क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फेलिडी, जीनस पैंथेरा और स्पीशीज टिग्रिस। ये एक ग्रुप है। पैंथेरा टिग्रिस चीते का नाम है। पैंथेरा टिग्रिस चीते का जंतु वैज्ञानिक नाम है। जैसे मनुष्य का होमो सैपियंस है, ऐसी पैंथेरा टिग्रिस किसका है, चीते का। तो इसको किस में रखा गया है, किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। क्यों, क्योंकि एनिमल है। अगर प्लांट होता तो प्लांटी में रखा जाता। फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया, क्यों, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कॉर्डेटा संघ में आते हैं, ऐसी मनुष्य भी किस में आ जाएगा, कॉर्डेटा में आ जाएगा। उसके बाद क्लास मैमेलिया है, क्यों, क्योंकि स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अगर मनुष्य होता, मनुष्य भी मैमेलिया में आता। जितने भी स्तन ग्रंथि वाले हैं वो सब किस में आ जाएंगे, मैमेलिया में आ जाएंगे। उसके बाद इसको रखा गया ऑर्डर क्या है इसका, कार्निवोरा। कार्निवोरा का मतलब मांस खाता, मांसाहारी है। इसके अलावा शेर, पैंथेरा लियो, शेर का जंतु वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो, उसको भी इसी में रखा गया है। बिल्ली है, बिल्ली का है फेलिस कैटस, उसको भी इसमें रखा गया है। फैमिली कौन सी होगी, फेलिडी, यानी जितने मांसाहारी और फेलिडी फैमिली की विशेषता है, बिल्ली वाली फैमिली इसको कहते हैं। कौन सी फैमिली, बिल्ली वाली फैमिली, यानी जितने मांसाहारी जीव होंगे और बिल्ली जैसे दिखाई देंगे, जैसे कि चीता, शेर और बिल्ली, तेंदुआ, ये सब किस में आते हैं, फेलिडी फैमिली में ये आ जाते हैं। उसके बाद इनका जीनस कौन सा होगा, पैंथेरा। जैसे शेर, चीता, इनका जीनस सबका क्या होगा, पैंथेरा। और स्पीशीज क्या होगी इनकी, स्पीशीज जो है ये टिग्रिस हो जाएगी चीते की, लियो हो जाएगी शेर की। तो इस तरीके से हमने इसको देखा टैक्सोनॉमी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति, इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द्विनाम पद्धति की रचना या इसके जनक हैं कैरोलस लिनियस। अभी नाम बताया, सिस्टमेटिक्स नाम भी इन्होंने दिया था। क्या नाम है, कैरोलस लिनियस। अब द्विनाम पद्धति की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब कभी वैज्ञानिक की, साइंटिस्ट की मीटिंग होती थी या कोई इनमें चर्चा होती थी, तो उसमें हर जगह के वैज्ञानिक होते थे, भारत के, स्पेन के, ठीक है, हॉलैंड के, अमेरिका के, सब जगह के वैज्ञानिक होते थे। लेकिन होता क्या है कि कोई भी एक मान लो जंतु है, उसका कॉमन नेम हमारे देश में तो कुछ और है और दूसरे देश में कुछ और है, तो वहाँ पर उन्हें बातचीत करने में प्रॉब्लम आती थी। जैसे गौरैया चिड़िया है, तो भारत में क्या कहते हैं, इसको गौरैया कहते हैं, अंग्रेज इसको स्पैरो कहते हैं, जर्मन इसको हॉस्परलिंग कहते हैं, हॉलैंड वासी मूस कहते हैं, स्पेन वासी गोरियन कहते हैं, जापानी सुजून कहते हैं और पुर्तगाली पैडल कहते हैं। चिड़िया एक और इसके नाम इतने सारे, हर देश में ज़्यादातर अलग अलग। तो जब इस तरीके से अलग अलग नाम थे तो इनको प्रॉब्लम होती थी। तो कैरोलस लिनियस ने एक सुझाव दिया कि इनका क्यों ना साइंस की एक भाषा अलग बना दी जाए, एक विज्ञान की भाषा अलग बना दी जाए, जिनमें सबके नाम अलग अलग हों। तो इस तरीके से इन्होंने द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की स्थापना की।
अब इसमें होता क्या है, जैसे कोई भी जीव होगा तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी जीव के दो नाम होंगे। जैसे मनुष्य का ही ले लो, मनुष्य, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, यानी किसी भी जंतु के दो नाम होंगे। एक नाम उसके वंश को इंडिकेट करेगा यानी जीनस को, और दूसरा नाम उसकी जाति को इंडिकेट करेगा यानी स्पीशीज को। जैसे मनुष्य का नाम है होमो सैपियंस, तो होमो इसमें है वंश, इंग्लिश में कहेंगे जीनस, और सैपियंस इसमें है उसकी जाति, इंग्लिश में कहेंगे स्पीशीज। यानी जितने भी मनुष्य होंगे वो कौन से वंश के होंगे, होमो के, लेकिन उनकी स्पीशीज सैपियंस है और अलग होगी। जैसे आने वाला जो मनुष्य होगा उसका नाम होगा होमो फ्यूचरिस, सैपियंस की जगह होमो फ्यूचरिस होगा। तो द्विनाम पत्ती क्या है, द्विनाम पत्ती के अनुसार किसी भी जंतु के नाम को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग वंश होगा और दूसरा भाग कौन सा होगा, जाति होगा। इसके कुछ नियम उन्होंने दिए कि जब ये किताबों में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे टेढ़ा, मतलब इटैलिक वर्ड लिखा होगा। आप पूरी किताब में देखना जहाँ भी इटैलिक वर्ड लिखे होंगे तो वो किसी न किसी जीव का नाम होगा। जैसे होमो सैपियंस है तो कैसे लिखा होगा, ये इस तरीके से वो लिखा हुआ होगा बुक्स में, होमो सैपियंस, टेढ़ा होगा। लेकिन जब इसको कॉपी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि कॉपी में तो कुछ बच्चे लिखते ही टेढ़ा तिरछा लिख देते हैं, तो उनके तो सारे जीव वैज्ञानिक नाम हो गए। तो इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि जब इसको कॉपी पे लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। जैसे होमो सैपियंस जब लिखेंगे, मैंने यहाँ लिखा है तो इसको क्या करेंगे, होमो अलग अंडरलाइन करेंगे और सैपियंस अलग अंडरलाइन कर देंगे। जैसे इस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए बिल्ली का नाम लिख लेते हैं, एक कैटस फैलिस, फैलिस कैटस, बिल्ली का नाम लिखेंगे। या चीते का लिख लेंगे, चीते का लिख लेंगे पैंथेरा टिग्रिस। तो पैंथेरा क्या है, इसमें जीनस है, और टिग्रिस क्या है, इसकी जाति है। यानी पैंथेरा मैंने बताया कि शेर का नाम भी क्या होगा, पैंथेरा लियो, एक ही जाति के हैं। शेर और चीते एक ही वंश के हैं। पैंथेरा क्या होगा, वंश हो गया इनका, टिग्रिस की जाति हो गई। अगर टिग्रिस की जगह लियो कर दें तो क्या हो जाएगा, ये शेर हो जाएगा, चीता नहीं रहेगा फिर। तो पैंथेरा टिग्रिस चीता हो गया, पैंथेरा लियो शेर हो गया। पैंथेरा क्या है, इसमें देखो मैंने कैपिटल से बनाया। इसका जो वंश होगा किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल से स्टार्ट होगा, और इसकी जाति स्मॉल से स्टार्ट होगी। और जब कॉपी पे लिखेंगे तो इसको अलग अलग क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। यानी ये इंडिकेट करता है अलग अलग अंडरलाइन करना कि इसका जूलॉजिकल नेम है। तो इस तरीके से इन्होंने ये बताया। और उसके बाद हम देखो मनुष्य का यहाँ पर वर्गीकरण देख लेते हैं एक बार। किंगडम मनुष्य का होता है एनिमलिया, क्योंकि एनिमल है, जितने भी मनुष्य हैं वो सब एनिमल या एनिमलिया किंगडम में आते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सब में पाई जाती है इसलिए कॉर्डेटा। क्लास मैमेलिया, क्योंकि मैमेरी ग्लैंड पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं इसलिए मैमेलिया। ऑर्डर प्राइमेटा। फैमिली कौन सी होगी, होमोनिडी, क्योंकि मनुष्य है तो होमोनिडी इसकी फैमिली होगी। जीनस इसका होमो, जैसा भी बताया कि मनुष्य है। उसके बाद स्पीशीज इसकी सैपियंस। तो इस तरीके से हम इसका वर्गीकरण करेंगे। इसके बाद एक लास्ट हेडिंग हमारे पास रहती है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए कोई जीव जंतु है या कोई पेड़ पौधा है तो उसके अध्ययन के लिए उसको सुरक्षित रखना। जैसे कि कोई जंतु है, चिड़ियाघर बना देना, चिड़ियाघर में जंतु रखे जाते हैं। वनस्पति के उद्यान, उनमें वनस्पतियाँ होती हैं, क्योंकि उनको देखकर उनके अध्ययन करने के लिए क्या है, उनको अध्ययन करने की आसानी रहे, इसलिए उसको सुरक्षित तरीके से रख लिया जाता है। हर्बेरियम फाइल बना लेते हैं तो हर्बेरियम भी बोलते हैं उसको। इस तरीके से उसको सुरक्षित करके रखने को क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स कहेंगे, और उसको अध्ययन कर लेंगे। इस तरीके से इस पार्ट में छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और इसका वर्क जो है वो PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।